लगातार बेल बजने के कारण अर्जुन की नींद टूटी। उसने घड़ी में समय देखा, रात के 3 बज रहे थे। घंटा भर पहले ही वो सोया था। वो उछलकर बेड से नीचे आ गया। मस्तिष्क में एक ही धमाका फूट रहा था कि इस वक्त कौन आ गया। वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। पैंट की जेब से उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और दरवाजे के करीब जा पहुंचा। बेल अभी भी रुक रुक कर बज रही थी। कौन है? अर्जुन ने बेहद शांत लहजे में कहा। सर, मैं हूं, बंसल। अर्जुन के कानों में आवाज पड़ी तो वो और भी चौंक पड़ा। बंसल? इस समय? रात के 3 बजे उसके पास? जबकि उसने तो उसकी ड्यूटी तीरथ राम की निगरानी पर लगाई थी। बंसल अगर ड्यूटी छोड़कर आया है तो स्पष्ट है कि उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा खोला। बंसल भीतर आया। दरवाजा पुनः बंद कर दिया गया। तुम? इस समय? अर्जुन भारद्वाज हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर एक तरफ रखता हुआ बोला। यस सर। बंसल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तीरथ राम की निगरानी का मामला ठीक से नहीं चला। मामला बिगड़ने पर मुझे उसकी निगरानी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्या हुआ? 2 आदमियों से टकराव हो गया। वो मेरी जान ले लेना चाहते थे। मुझे शूट करने जा रहे थे। मजबूरन एक को मुझे शूट करना पड़ा और दूसरा भाग गया। अब निगरानी वाले काम को अंजाम देना खतरे से खाली नहीं। वो दोनों चाहे किसके भी आदमी हों, परंतु बात तो अवश्य खुलेगी। अब तीर्थराम अपनी निगरानी के प्रति सतर्क होकर चलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक कहते हो तुम। खैर, मुझे पूरी बात बताओ। बंसल ने सारी बात कह डाली। बंसल की बात सुनते ही अर्जुन जोरों से चौंका। दरबार ने बताया कि तीर्थराम अपने भाई से मिलने आया है। हाँ। उसका भाई कौन है? मेरा मतलब कि ये बंगला किसका है? इसके जवाब में इन बदमाशों ने कहा कि शहर के सबसे बड़े रईस अमरनाथ वोहरा का बंगला है। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। हाँ। बंसल ने सिर हिलाया। अर्जुन का मस्तिष्क तेजी से दौड़ने लगा। तीरथ राम ने खुद स्वीकार किया था कि उसका भाई ही रेड लॉयन है। उधर जब उसकी कार की डिग्गी में से रागिनी की लाश बरामद हुई तो उसके फोन करने पर वोहरा तुरंत वहां आ पहुंचा था। ज्योति प्रसाद के साथ 70,000 में मामला तय कर लिया कि अर्जुन भारद्वाज पर कोई केस नहीं बनेगा। इसी कारण इस शहर से उसे जाने की छूट दे दी। उससे कहीं ज्यादा उतावला तब वोहरा वोहरा था कि यह केस खत्म कर दिया जाए, जबकि उसने इस बात पर वोहरा से ऐतराज भी उठाया था। तब वोहरा ने पूछा था कि वह छत्तीसगढ़ में रहेगा या जाएगा। उस रात वो उसे अपना मेहमान बनाने का ख्वाहिशमंद था, जबकि उसके बेटे के अपहरण के केस पर जब वो छत्तीसगढ़ आया तो वोहरा के बंगले के मेहमान खाने में ही ठहरा था। क्या वोहरा जैसा इंसान रेड लाइन हो सकता है? अगर अमरनाथ वोहरा ही रेड लाइन है तो वो क्या नहीं कर सकता? अपने बेटे के अपहरण करने वालों को आसानी से खोज सकता था। फिर इस काम के लिए दिल्ली से उसे क्यों बुलाया गया? बंसल की आवाज सुनकर अर्जुन भारद्वाज की विचार तंद्रा टूटी। आप किस सोच में डूब गए सर? बात ही कुछ ऐसी है बंसल। ऐसी क्या बात है सर? कुछ मुझे भी तो बताइए कि आप किस चक्कर में उलझे हुए हैं। अर्जुन ने बंसल को सब कुछ बता दिया। सुनकर बंसल गंभीर हो गया। ये तो खतरनाक मामला है सर। हम लोग रेड लाइन से नहीं निपट सकते। अगर रेड लाइन अमरनाथ वोहरा है तो निपट सकते हैं, अर्जुन ने दांत भींच कर कहा। वो कैसे सर? ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन भारद्वाज सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तुमने अपना काम बखूबी पूरा किया है। मैंने तुम्हें तीरथ के पीछे इसी कारण लगाया था कि ये जान सकूं कि तीरथ राम का भाई कौन है, और ये बात हमें मालूम हो ही गई है। परंतु मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि अमरनाथ वोहरा जैसा इंसान रेड लाइन भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन अब आप क्या करेंगे? सारे हालात जानने के पश्चात बंसल अब चिंतित नजर आने लगा था।
अर्जुन भारद्वाज सिगरेट का कश लेकर टहलते हुए बोला, अगर अमरनाथ ही रेड लाइन है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले उस युवती के फोन का इंतजार करूंगा जो मुझे सब कुछ बताने वाली थी। कल दिन में किसी भी वक्त उसका फोन आएगा। एक बार उससे बात हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सर, बंसल ने गंभीर स्वर में कहा, मान लीजिए अगर अमरनाथ वोहरा ही रेड लाइन है तो तब भी आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी हस्ती है। वो चाहे तो अमरनाथ वोहरा के रूप में ही क्या नहीं कर सकता, जबकि इस बात का पक्का सबूत आपके पास कोई नहीं होगा कि वही रेड लाइन है। सबूत के बिना तो आप उसके सिर का एक बाल भी नहीं तोड़ सकेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कुराहट। इस बारे में तुम निश्चिंत रहो बंसल। अमरनाथ वोहरा अगर वास्तव में रेड लाइन है तो मैं इसका बाल तो क्या, उसकी गर्दन भी तोड़ दूंगा। कानून की हिफाजत करने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना भी पड़ता है। क्या मतलब सर? ज्यादा मतलब मत पूछो। रात बहुत हो गई है, आराम करो, थोड़ी नींद ले लो, सुबह इस बारे में बात करेंगे। अर्जुन ने बात को टालने वाले अंदाज में कहा। बंसल समझ गया कि अब अर्जुन उसे किसी बात का जवाब नहीं देगा, इसलिए उसने इस संबंध में फिर कोई बात नहीं की और सोने की तैयारी करने लगा। अगला दृश्य। अगला सारा दिन वो दोनों युवती के फोन का इंतजार करते रहे, परंतु कोई फोन नहीं आया। सुबह से दोपहर, फिर शाम और फिर रात हो गई, फोन नहीं आया। हो सकता है वो कल फोन करे। हो सकता है, अर्जुन ने गर्दन हिलाई, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि इस प्रकार कमरे में बंद होकर मैं उसके फोन का इंतजार करता रहूं। अगर कल भी उसका फोन नहीं आया तो? बात तो आपकी सही है सर, बंसल ने सहमति में सिर हिलाया। अर्जुन ने सिगरेट सुलगाया और कश लेकर बोला, बंसल, तुम यहीं रहना, इसी कमरे में। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर दे जाऊंगा। अगर उस युवती का फोन आता है तो उसे मेरे नंबर दे देना, वो मुझे वहां फोन कर लेगी। लेकिन आप कल कहाँ जाएंगे? अमरनाथ वोहरा के यहाँ। सर, अमरनाथ वोहरा के यहाँ जाकर आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हैं। खतरे का खेल तो खेलना ही हमारा बिजनेस है, अर्जुन ने दृढ़ दृढ़ लहजे में कहा। जब तक हम शेर की मान में हाथ नहीं डालेंगे तब तक समझदार शेर हमें कुछ नहीं कहेगा। इसलिए शेर की मान में जाकर उसे छेड़ना बहुत जरूरी है और यही काम मैं करूंगा। सर, आप अक्सर खतरे के खेल में कूद जाते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप किसी दूसरे रास्ते से रेड लाइन तक पहुंचने की चेष्टा कीजिए, बंसल ने चिंतित लहजे में कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो बंसल, जो फैसला मैंने कर लिया है कल मैं उसी पर अमल करूंगा। अमरनाथ वोहरा ही रेड लाइन है तो फिर इस खेल में बहुत मजा आएगा। अर्जुन जहरीले स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। अमरनाथ वोहरा ने अर्जुन भारद्वाज को अपने ऑफिस में बुलाया और बाहें फैलाकर उससे गले मिला। फिर उसकी बाह पकड़कर कुर्सी पर बिठाता हुआ बोला, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में तुम्हारी वापसी हुई। कहते हुए अमरनाथ वोहरा टेबल के गिर्द घूमते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मुझे खबर दी होती तो मैं खुद तुम्हें लेने। वोहरा साहब, अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं आपको अपने आने की खबर अवश्य करता अगर मैं छत्तीसगढ़ से गया होता। दरअसल मैं अभी तक छत्तीसगढ़ से गया ही नहीं। क्या? वोहरा हैरानी से बोला, तुम तब से छत्तीसगढ़ में ही हो? हाँ। क्यों? और मुझे बताया ही नहीं कि तुम इसी शहर में हो? बात ही कुछ ऐसी थी, अर्जुन सिगरेट सुलगाकर बोला। मेरी कार की डिग्गी में जिस युवती की लाश बरामद हुई थी उसका नाम रागिनी था और उसका हत्यारा कोई रेड लाइन नाम की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। तब मेरा मन नहीं माना कि अपने माथे पर युवती की हत्या का कलंक लेकर वापस दिल्ली लौटूं। इसलिए मैंने रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में छानबीन आरंभ कर दी। अर्जुन ने सब बातें अमरनाथ वोहरा को बताई। नहीं बताई तो सिर्फ यही कि उसने बंसल को भी छत्तीसगढ़ में बुलाया और उसने क्या किया। इतना कुछ होने के बाद भी मेरी जान होटल में सुरक्षित नहीं थी।
इसलिए यहां चलाया कि यहां कोई बाहरी आकर मेरी जान नहीं ले सकेगा। अमरनाथ वोहरा मुस्कुराया। यहां आकर तुमने बहुत अच्छा किया। यहां कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वैसे तुम्हें तभी इस शहर से चले जाना चाहिए था जब मैंने डिग्गी में लाश वाला मामला बंद करवा दिया था। इस तरह खुद को खतरे में डालने का क्या फायदा? जान बहुत कीमती होती है अर्जुन भारद्वाज। कहना तो आपका सही है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। खैर, अमरनाथ वोहरा ने कंधे उचकाए। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? आपसे मुझे कोई काम नहीं। बस कुछ दिन मैं आपके बंगले के गेस्ट हाउस में रुकूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। मैं तुम्हारा दिल से एहसानमंद हूं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए तुम्हारे लिए जो किया जाए वो कम है। ऐसा सोचना आपका बड़प्पन है। वैसे कुछ मालूम हुआ कि ये रेड लाइन है कौन? अमरनाथ वोहरा ने पूछा। अभी मैं भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, अर्जुन मुस्कुराया। ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि मैं रेड लाइन का चेहरा लोगों के सामने उजागर कर पाता हूं कि नहीं। तभी दरवाजा खोलकर एक युवती ने भीतर प्रवेश किया। अर्जुन ने निगाहें घुमाकर उसे देखा। युवती के हाथ में फाइल थी और वो अमरनाथ वोहरा के पास जाकर छिटकी। सर, इन पेपर्स पर साइन करने हैं। इन्हें फौरन दूसरे ऑफिस भेजना है, युवती बोली। अर्जुन भारद्वाज चौंका, परंतु अगले ही पल सामान्य हो गया। युवती ने फाइल में मौजूद पेपर्स पर साइन करवाए और अर्जुन पर निगाह डाले बिना वहां से बाहर निकल गई। अर्जुन ने कश लेकर अमरनाथ वोहरा को देखा। अमरनाथ वोहरा एकाएक मुस्कुराया और अर्जुन से बोला, इस समय मुझे कहीं जाना है, जरूरी काम है। तुम निश्चिंत होकर गेस्ट हाउस में ही रहो। यहाँ कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं इस बारे में बंगले में मौजूद बॉडीगार्ड को हिदायत दे जाऊंगा कि तुम्हारे बारे में वो खास ख्याल रखे। इसके साथ ही मैं रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की चेष्टा भी करूंगा कि वो क्या चीज है। शुक्रिया वोहरा साहब, मुझे विश्वास था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे, अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, अमरनाथ वोहरा ने हंसकर कहा। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ। अगला दृश्य। अर्जुन भारद्वाज गेस्ट हाउस में मौजूद अपने कमरे में पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान की परत जैसे स्थायी होकर रह गई थी। कमरे में वो चहलकदमी करने लगा। तभी नौकर आया और उसे कॉफी दे गया। अर्जुन ने कॉफी पी नहीं, उसे वॉश बेसिन में गिरा दिया। अब उसे हर कदम पर सावधानी बरतनी थी, क्योंकि तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। वो घूमा। दरवाजे पर निगाह पड़ते ही उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। आने वाली वही युवती थी जो उसकी मौजूदगी में वोहरा से फाइल पर साइन करवाने आई थी। युवती गंभीर निगाहों से उसे देख रही थी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, युवती बोली। मैं मैं आपको पहचान चुका हूं, अर्जुन उसकी बात काटकर बोला। आपकी आवाज सुनते ही मैं पहचान गया था। कल सारा दिन आपका फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन आपने फोन नहीं किया। युवती 2 कदम और भीतर आ गई, फिर सिर हिलाकर बोली, कल मुनासिब वक्त नहीं मिला कि आपको फोन करने के पश्चात मिल सकूं। अर्जुन ने कई पल उसे देखा, फिर बोला, आपका नाम? गीता, युवती ने शांत लहजे में कहा। आप रेड लाइन के बारे में जानना चाहते हो ना, कि वो कौन है? अब सुन लीजिए, वो अमरनाथ वोहरा ही है। रेड लाइन अमरनाथ वोहरा है। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर किसी तरह के भाव न देखकर गीता के होंठों से निकला, मेरी बात सुनकर आप चौंके नहीं? इसलिए नहीं चौंका कि ये बात मैं पहले से ही जान चुका हूं, अर्जुन बोला। आप आराम से बैठिए और ये बताइए कि रागिनी, सोनिया और बाबूलाल का क्या चक्कर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास सब बातों का जवाब है। आप बेखौफ होकर मुझसे बात कर सकती हैं। गीता आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, लेकिन मेरा छोटा भाई और माँ अमरनाथ वोहरा के कब्जे में है। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे साथ मेरे भाई और बहन की जान भी ले लेगा। वोहरा आप कहाँ हैं?
अभी बाहर गया है। तुम चिंता मत करो, वोरा तुम्हारा या तुम्हारे भाई माँ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं सब संभाल लूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। गीता की आंखों से आंसू निकल आए। मैं शायद मुंह ना खोलती, परंतु जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर इंसान खतरा उठाने को भी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही गीता अर्जुन भारद्वाज को सब कुछ बताने लगी। गीता बोलती जा रही थी और अर्जुन भारद्वाज बुद्ध की मानद सुनता जा रहा था। करीब 1 घंटा अर्जुन भारद्वाज गीता की बातें सुनता रहा। जब गीता खामोश हुई तो अर्जुन का चेहरा कठोर पड़ चुका था, दांत पर दांत भिज चुके थे। अमरनाथ वोरा का रेड लाइन के रूप में अड्डा कहाँ है? अर्जुन भारद्वाज के होंठों से गुर्राहट निकली। यहीं, इसी बंगले के नीचे अंडरग्राउंड में। उसका रास्ता अमरनाथ वोरा के ऑफिस से होकर जाता है। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी कीजिए, कहीं अमरनाथ वोरा वापस ना आ जाए। चलो। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर खतरनाक भाव उठ खड़े थे। अगला दृश्य। गीता ने अमरनाथ वोरा के ऑफिस में मौजूद छोटी सी प्लेट को उठाया, जिस पर रंग बिरंगे 25-30 नन्हे नन्हे से बटन लगे थे। अर्जुन की निगाह प्लेट पर जा टिकी। गीता ने एक निगाह अर्जुन भारद्वाज पर मारी, फिर प्लेट में मौजूद बटनों में से 3 बटनों को बारी बारी दबा दिया। उसके बटनों को दबाने की देर थी कि टेबल के पीछे की दीवार खामोशी से सरकती चली गई। वहां 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा रास्ता नजर आने लगा। अर्जुन चौंका। वो फौरन आगे बढ़ा और नीचे झांकने लगा। सामने ही खूबसूरत सी नन्ही नन्ही सी सीढ़ियां नजर आ रही थी। अर्जुन भारद्वाज ने गर्दन घुमाकर प्रश्न भरी निगाहों से गीता को देखा। यही है रेडलाइन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, गीता ने गंभीर स्वर में कहा। इस समय भीतर कोई नहीं है, आइए मैं आपको हेडक्वार्टर भीतर से दिखाती। इसके साथ ही अर्जुन और गीता सीढ़ियां उतरकर बहुत बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल का फर्श, दीवारें और छत तक भी लाल थी। एक तरफ दीवार पर लाल रंग का बहुत बड़ा शेर बना हुआ था। बहुत अजीब सा माहौल था वहां का। एक तरफ 20 कुर्सियां मौजूद थी, जो कि यकीनन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के मेंबर्स जिस पर कि ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मेंबर्स बैठते होंगे। ठीक सामने दीवार के पास 80 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा काउंटर मौजूद था, जिस पर बिजली के ढेरों स्विच नजर आ रहे थे। उसी काउंटर पर वायरलेस सेट मौजूद था, जिस पर देश विदेश में बातें की जा सकती थी। काउंटर के पीछे सिर्फ 3 कुर्सियां मौजूद थी। एक ही निगाह में अर्जुन भारद्वाज ने जैसे वहां की तस्वीर खींच ली। गीता, अर्जुन जल्दी से बोला, रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पेपर्स, फाइलें कहाँ रखी जाती हैं? जरूरी गोपनीय कागजातों को रखने की भी कोई तो जगह होती होगी। हाँ, आइए मेरे साथ, कहने के साथ गीता आगे बढ़ गई। अर्जुन उसके पीछे हो लिया। गीता एक दीवार के समीप रुकी और हाथ में पकड़ी बटनों वाली प्लेट में से एक छोटा सा बटन दबा दिया। सामने की दीवार का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की ओर सरकता चला गया। सामने ही अलमारी नजर आने लगी, जिसमें कागजात और फाइलें मौजूद थी। सबसे ऊपर वाले खाने में छोटी साइज की 2 फाइलें मौजूद थी। गीता उन फाइलों की तरफ इशारा करके बोली, लाल रंग की ऊपर की 2 फाइलें उठा लीजिए। आप जो चाहते हैं आपका मतलब उसी से हल हो जाएगा। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर ऊपर के खाने में मौजूद दोनों फाइलें थामी और अपने कपड़ों में छिपा ली। अभी इतना वक्त नहीं था कि फाइलों को चेक कर पाता। इतना वक्त नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर यहां रुक सके, गीता व्यग्र स्वर में कह उठी। कभी भी कोई भी आ सकता है, अगर फंस गए तो जान की कीमत चुकानी होगी। हम चलें? ठीक है, चलो। रेड लाइन के रूप में लोगों से बात कौन करता है? अर्जुन ने पूछा। अमरनाथ वोहरा का बहुत ही खास आदमी मनमोहन करता है। रेड लाइन के रूप में वोहरा तभी बात करता है जबकि बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा भी यही ख्याल था। अर्जुन ने सिर हिलाया, क्योंकि जिस आवाज ने रेड लाइन के रूप में मुझसे बात की थी वो अमरनाथ वोहरा की नहीं थी, किसी और की ही थी। दोनों जल्दी से वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़े, परंतु तीखी आवाज सुनकर वहीं ठिठक गए। इतनी जल्दी भी क्या है अर्जुन भारद्वाज? कम से कम जाते जाते रेड लाइन से तो मिलते जाओ। दोनों ठिठक कर फौरन पलटे। दूर कुर्सी पर बैठे जिस व्यक्ति पर उनकी निगाह पड़ी, उन्हें देखकर गीता का चेहरा भय से जर्द पड़ गया।
जबकि अर्जुन भारद्वाज का चेहरा पत्थर की भांति सख्त हो गया। कुर्सी पर बैठी हस्ती खुद अमरनाथ वोहरा की ही थी। चेहरे पर क्रूरता के भाव विद्यमान थे। हाथ में रिवॉल्वर थमी थी जिसका रुख उन दोनों की तरफ था। कई पलों तक वहां मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। क्या बात है अर्जुन भारद्वाज, तुम्हारा बोलना क्यों बंद हो गया? हैरान हो गए क्या? नहीं, बल्कि सोच रहा हूं कि तुम जैसे नीच आदमी से कैसे पेश आऊं। जवाब में अमरनाथ वोहरा हंसा और गीता को देखा। आस्तीन की नागिन, एकाएक वोहरा की आवाज में फुफकार भर आई। तू क्या समझती रही कि मेरी निगाह तुझ पर नहीं है? तेरे मन में क्या है क्या मैं नहीं जानता? मैं तो खुद कब से मौका ढूंढ रहा था तेरी गद्दारी का। जाने मुझे क्यों लगा कि तू अर्जुन भारद्वाज से अवश्य मिलेगी, क्योंकि कई दिनों से मैं तेरे बदले रंग ढंग नोट कर रहा था। अब तेरी गद्दारी की तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा जन्म लेने पर भी मेरा चेहरा देखकर तू कांपने लगेगी। तेरे छोटे भाई और माँ का तो और भी बुरा हाल करूंगा। तुम तीनों की मौत निश्चिंत है। कुत्ते से भी बुरी मौत दूंगा तुम दोनों को। अमरनाथ वोहरा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूनी भेड़िया गुर्रा रहा हो। गीता का चेहरा हल्दी के समान पीला हो चुका था। वो थर थर कांपती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और अर्जुन भारद्वाज, तुम्हें पूरा मौका दिया गया कि तुम छत्तीसगढ़ से चले जाओ, परंतु तुम्हारी जिद भरी आदत ने आज तुम्हें मौत के मुंह पर ला खड़ा किया है। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी, लेकिन अब वो बात पीछे रह गई। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। अब तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब तुम मेरी जान लोगे? लेनी ही कब पड़ेगी, कोहरा गुर्राया। अपने कपड़ों में से दोनों लाल फाइलें निकालकर नीचे फेंक दो। ऐसा क्या है उन डायरियों में जो उनके लिए मरे जा रहे हो? बहुत कुछ है, एक एक शब्द चबाकर अमरनाथ वोहरा बोला। वो दोनों डायरियां मेरी लिखाई में हैं और उनमें ऐसा कुछ है जो मुझे रेड लाइन साबित कर देता है। देश के किस किस कोने में रेड लाइन के ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर क्या क्या काम होता है, कौन कौन से आदमी इन कामों को करते हैं, उनके नाम पते टेलीफोन नंबर सब कुछ इन दोनों डायरियों में दर्ज है। ये अगर तुम जैसे इंसान के हाथ पड़ गई तो मैं पूरी तरह से तबाह हो सकता हूं, जो कि मैं होना नहीं चाहता। निकालो डायरियों को। अर्जुन ने बिना किसी ऐतराज के अपने कपड़ों में छिपा रखी दोनों डायरियां निकाली और नीचे फर्श पर बिछे लाल कालीन पर फेंक दी। अमरनाथ वोहरा डायरियों को उठाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिला। वो उसी प्रकार रिवॉल्वर ताने भेड़िया बना बैठा रहा। गीता बेजान सी खड़ी अपनी मौत का जैसे इंतजार कर रही थी। मरने से पहले आखिरी बात का जवाब दे दो अर्जुन। पूछो। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। आज तुम मेरे पास मेरे बंगले पर आए। यहां शक की बिना पर आए थे कि मैं रेड लाइन हूं या इत्तेफाक से ही आ पहुंचे थे? शक की बिना पर आया था। इसका मतलब इस कुतिया ने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था? अमरनाथ वोहरा ने फुफकार भरे स्वर में कहा और भस्म कर देने वाली निगाहों से गीता को देखने लगा। गीता तो लाश की मानंद खड़ी थी। नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसकी मेरी तो मुलाकात ही यहीं पर गेस्ट हाउस में हुई है। अपना हाथ जेब से दूर रखो, एकाएक वोहरा ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। चिंता मत करो, सिगरेट निकाल रहा हूं। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज ने सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाकर बोला, तुम्हारे बारे में मुझे परसों रात ही शक हो गया था। परसों रात? वोहरा के माथे पर बल पड़ गए। इसका मतलब परसों रात तुमने ही मेरे आदमी को शूट किया था, जो तुम्हें पकड़ने या मारने के लिए भाग रहे थे? नहीं, वो मैं नहीं, मेरा असिस्टेंट था। अर्जुन मौत के खौफ से दूर बेहद शांत था। तुम्हें मेरे रेड लाइन होने के बारे में शक कैसे हुआ? तीरथ राम को जानते हो? तीरथ राम? वोहरा चौंका। हाँ। वो कौन लगता है तुम्हारा? भाई? हाँ, वो सगा भाई है तुम्हारा।
और तुम अच्छी तरह जानते हो कि शहर का वो बहुत बड़ा बदमाश है, अंडरवर्ल्ड में हस्ती रखता है। अर्जुन ने एक एक शब्द चबाकर कहा। लेकिन तुम अभी तक इस गलत फहमी में हो कि तीरथराम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि सच बात तो यह है कि तुम्हारा भाई तीरथराम बखूबी जानता है कि उसका भाई अमरनाथ वोहरा ही रेड लॉयन है। वोहरा के चेहरे पर हकबकाहट के भाव आ गए। वो वो ये जानता है? हाँ, वो ये जानता है, अर्जुन ने बोलना जारी रखा। 4 दिन पहले उसने मुझे अपने आदमियों से उठवा लिया था, फिर मुझसे बात की। बहुत शराफत से वो मेरे साथ पेश आया था। कहने लगा कि तुम रेड लाइन के खिलाफ लड़ो, उसे शूट कर दो। बदले में वो पीछे रहकर हथियार और अपने आदमियों की भरपूर सहायता देगा। अगर मैं उसकी ये शर्त मानता तो वो मुझे बताने को तैयार था कि रेड लाइन कौन है, यानी कि तुम हो। लेकिन मैंने उसकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैं किसी के साथ लड़ नहीं रहा था, रागिनी के हत्यारे को तलाश कर रहा था। परंतु गलती से उसके मुंह से निकल गया कि रेड लाइन उसका असली भाई है। बस फिर क्या था, दिल्ली से मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और तीरथराम के पीछे लगा दिया, यह सोचकर कि आखिर वो कभी तो अपने भाई से मिलने जाएगा। परसों रात वो तुमसे मिलने आया और मुझे मालूम हो गया कि तुम ही तीरथराम के भाई रेड लाइन और अमरनाथ वोहरा हो। दांत भींच कर अमरनाथ वोहरा ने सिर हिलाया। अब समझा, सब कुछ समझा। तीरथराम को भी देख लूंगा। मेरी जान लेने की सोचे हुए है, लेकिन बेवकूफ ये नहीं जानता कि मैं उसे चींटी की तरह मसल सकता हूं। लेकिन पहले तेरा टिप टंटा निपटाऊंगा। वक्ती तौर पर तू मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर खड़ा हो गया है। तू मुझे शूट नहीं कर सकेगा वोरा, अर्जुन भारद्वाज ने जहरीली स्वर में कहा। क्यों? क्या मेरे रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है या मेरा निशाना कच्चा है? वोहरा का स्वर कड़वा था। तुम्हारे रिवॉल्वर में गोलियां भी हैं और तुम्हारा निशाना भी ठीक ही होगा, लेकिन ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर एक रिवॉल्वर तुम्हारी तरफ तनी हुई है। अगर तुमने ट्रिगर पर अपनी उंगली दम को जरा भी हरकत दी तो तुम्हारे सिर पर मौजूद रिवॉल्वर में भरी सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में होंगी। अर्जुन भारद्वाज की बात सुनते ही अमरनाथ वोहरा चौंका। वो बहुत ही पुरानी चाल में फंस गया। अर्जुन जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। वोहरा ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा। ये कीमती पल अर्जुन के लिए कयामत का पल था। अर्जुन ने बिजली किसी गति से 2 काम किए। एक तो अपने समीप खड़ी गीता को धक्का दिया, वो एकदम नीचे जा लुढ़की। इसके साथ ही अर्जुन ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर अर्जुन की जेब से निकलकर रिवॉल्वर हाथ में आ गई। अर्जुन ने जो किया उसकी आहटें वोहरा के कान में पड़ गई। शायद खतरे को उसने भांप लिया था। अर्जुन की तरफ देखे बिना ही वोहरा कुर्सी से लुढ़क गया। ठीक इसी समय अर्जुन ने वोहरा का निशाना लिया, परंतु वोहरा की हरकत के कारण उसका फायर खाली गया। दूसरी बार वो वोहरा का निशाना नहीं बांध सका क्योंकि वोहरा ने बिल्ली की भांति छलांग लगाई और करीब ही मौजूद टेबल की ओट में हो गया। अर्जुन चौंका। वोहरा ओट में था और वो खुले में। बिना पल का समय गवाए अर्जुन ने खुद को नीचे गिराया और धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगा। उसकी निगाह टेबल की तरफ थी। वहां मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे लुढ़की पड़ी गीता हक्की बक्की सी उसे देख रही थी। अर्जुन और गीता की निगाह मिली। अर्जुन ने फौरन गीता को इशारा करके कोई ओट लेने को कहा। उसका इशारा समझकर गीता हड़बड़ाकर जल्दी से उठी और एक तरफ मौजूद अलमारी की तरफ भागी। गीता की इस बेवकूफी से भरी हरकत के कारण अर्जुन के दांत भींच गए। गीता की उठती आहटें वोहरा को अपनी दिशा का रुख समझाने के लिए काफी थी। अर्जुन ने टेबल की तरफ देखा तो उसी समय उसे टेबल के पीछे से रिवॉल्वर की नाल झांकती दिखी। नाल का रुख भागती गीता की तरफ होने जा रहा था। अर्जुन ने यूं ही झलक रही नाल की तरफ गोली चला दी। इस बेकार से फायर का सबसे बड़ा यही फायदा हुआ कि टेबल के पीछे मौजूद वोहरा गीता का निशाना नहीं ले सका। जब तक वो अर्जुन की चाल समझता तब तक गीता अलमारी की आड़ में जा खड़ी हुई थी। इतने में ही घबराहट के कारण उसकी सांसें उखड़ गई थी।
तभी टेबल के पीछे से अमरनाथ वोहरा की गुर्राहट सुनाई दी। अर्जुन भारद्वाज, बोल वोहरा, अर्जुन ने भिजे दांतों से कहा। उसकी पैनी निगाह उस बड़ी टेबल के गिर्द घूम रही थी। तू बच नहीं सकता, मरेगा मेरे हाथ से। मैं तुझे भून के रख दूंगा। तो भून दे। अर्जुन का लहजा बेहद सर्द हो गया। जवाब में टेबल के पीछे से वोहरा का मात्र गुर्राने की आवाज आई। वोहरा, तू टेबल की ओट में है और मैं खुले में। बहुत आसान है मेरा निशाना लेना। ले निशाना। अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का अपने दुश्मन को उखाड़ कर अब तक आराम कर रहा होता। कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन की पैनी निगाह टेबल के गिर्द सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। अमरनाथ वोहरा, अर्जुन पुनः बोला, रेड लाइन के रूप में तेरा खेल खत्म हो चुका है। तेरा भेद खुल चुका है कि इंसान के रूप में तू शैतान है। अब तो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। मैं तो तुझे शूट करने पर आमादा हूं। ये बात की बात है कि तू मुझे शूट करने में सफल होता है या मैं। फिर भी समझदारी इसी में है कि तू खुद को कानून के हवाले कर दे। कम से कम जान तो बची रहेगी। मैं वायदा करता हूं कि इस बात की पूरी चेष्टा करूंगा कि तुझे फांसी ना हो, तू जिंदा रहे। अपनी जवान बंद रख जासूस की औलाद। टेबल के पीछे से वोहरा का खूंखार स्वर उभरा। अभी मैं इतना मजबूर नहीं हुआ कि मुझे तेरी सलाह की जरूरत पड़े। जब मजबूर हो जाऊंगा तो खुद को गोली मार लूंगा। मैं अगर रेड लाइन के रूप में जिया हूं तो रेड लाइन के रूप में मरना भी जानता हूं। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। कोई और वक्त होता तो अपनी जिंदगी की शायद इतनी परवाह नहीं करता, परंतु अभी मैं अपने दो दुश्मनों को खत्म करने से पहले मरना नहीं चाहता। मेरे पहले दुश्मन हो तुम और ये कुतिया है जो तुम्हें यहां लाई है, और दूसरा दुश्मन तीरथ राम है जो मेरी हत्या के लिए तुझे तैयार कर रहा था। तो अब तुम अपने भाई की जान लोगे? अर्जुन के होंठ सिकुड़ गए। वो मेरी जान की ताक में है तो मैं क्यों नहीं ले सकता उसकी जान? वोहरा की आवाज में खतरनाक भाव छा गए। अवश्य ले सकते हो। कौन रोक सकता है तुम्हें? अर्जुन हौले से हंसा। तभी टेबल के ऊपर से रिवॉल्वर वाला वोहरा का हाथ चमका। अर्जुन बेहद सावधान था। वो जानता था बातों के दौरान वोहरा कभी भी ऐसी कोई हरकत कर सकता है। वोहरा ने सिर उठाकर देखने की चेष्टा नहीं की थी, और यही बात अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अंधे की चलाई गोली का कोई भरोसा नहीं कि वो किस तरफ जाए। अर्जुन ने एक पल भी ना गवाया और ड्रम की भांति लुढ़कता चला गया, करवटें लेता चला गया। वो चाहता तो वो वोहरा के रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना भी ले सकता था, परंतु उस स्थिति में वोहरा के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसे लग सकती थी। वोहरा के रिवॉल्वर से एक साथ 3 गोलियां निकली। फायर की तेज आवाजों ने वहां की दीवारों को कंपा कर रख दिया था। 2 गोलियां तो ठीक वहां लगी, फर्श पर, जहां 2 पल पहले अर्जुन लेटा हुआ था। तीसरी गोली जरा हटकर फर्श से टकराई। इस दौरान वोहरा का रिवॉल्वर वाला हाथ पुनः टेबल के पीछे हो गया। अगले ही पल वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। मजा नहीं आया वोहरा। ठीक उसी क्षण टेबल की साइड से रिवॉल्वर चमकी और 2 फायर हुए। यह अर्जुन की अच्छी किस्मत ही रही कि दोनों गोलियां उसके सिर से कुछ दूरी पर फर्श से टकराकर फिसलती चली गई। वोहरा बेहद सावधानी इस्तेमाल कर रहा था कि वह झांक कर देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मात्र आवाज सुनकर ही निशाना लगा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि टेबल से दाएं बाएं झांकने का मतलब है सिर में गोली का घुस जाना। गीता अलमारी के पीछे छिपी आतंक भरी निगाहों से यह खूनी खेल देख रही थी। अर्जुन, वोहरा का दरिंदगी से भरा स्वर वहां गूंजा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अर्जुन ने अब धीरे धीरे छिपकली की भांति टेबल की तरफ सरकना शुरू कर दिया था। मेरे पास एक ही रिवॉल्वर है और उसकी 5 गोलियां इस्तेमाल हो चुकी हैं। सिर्फ एक ही बची है। तो मेरी सलाह सुन वोहरा। छठी और आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पर इस्तेमाल कर लो। अभी ऐसे बुरे हालात पैदा नहीं हुए अर्जुन भारद्वाज।
वोहरा की मौत से भरी हंसी सुनाई दी। बहरहाल मात्र एक गोली के दम पर मैं तेरी जान लेने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच मौत का खेल कुछ लंबा भी चल सकता है। इसलिए जा रहा हूं, परंतु इतना याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी जान का ग्राहक मैं ही बनूंगा। अपने आप को बचा हुआ मत समझ लेना। जो रेड लाइन के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है वो कभी भी मामूली इंसान नहीं हो सकता। मेरे सामने तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की कोई अहमियत नहीं। तुम अब नहीं तो बाद में सही मरोगे मेरे हाथ से ही। मैंने कभी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। मेरी सफलता का यही कारण है कि तुम तभी जा सकोगे जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन टेबल की तरफ सरकता जा रहा था। मुझे कोई रोक नहीं सकता। वोहरा की हंसी में मौत के भाव थे। मत भूलो, ये रेड लाइन की वो जगह है जहां से वो अपनी पूरी संस्था को कंट्रोल करता है। समझे जासूस की औलाद। अर्जुन सावधानी से दांत भींचे टेबल की तरफ पेट के बल खिसके जा रहा था। तभी फायर की आवाज गूंजी। एकाएक वहां फैली रोशनी गायब हो गई और घुप अंधेरा छा गया। अर्जुन उछलकर खड़ा हो गया। उंगली ट्रिगर पर कसी पड़ी थी। वो सिर्फ इस इंतजार में था कि वोहरा के कदमों की आहट सुनाई दे और वो फायर करे, परंतु कोई आहट नहीं गूंजी। 3-4 मिनट बीत गए। अंधेरे में खड़े अर्जुन भारद्वाज की निगाहें सिकुड़ गई। उसे लगा वो धोखा खा चुका है। गीता, अर्जुन ने ऊंची आवाज में पुकारा और फौरन अपनी जगह छोड़ दी जहां वो खड़ा था। ऐसा उसने इसलिए किया कि अगर वोहरा उसकी घात में हो तो उसका वार खाली जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, गीता का कंपित सा मध्यम स्वर उसके कानों से टकराया। वोहरा कहाँ है? बोलने के साथ साथ अर्जुन अपनी जगह भी छोड़ता जा रहा था। मालूम नहीं, पूर्वता लहजा था गीता का। वोहरा ने लाइट के स्विच बोर्ड को निशाना बनाया है? अर्जुन ने पूछा। नहीं, गीता की आवाज अब संभलती जा रही थी। ऐसे किसी संकट के समय के लिए अमरनाथ वोहरा ने एक खास पॉइंट बना रखा था कि वहां गोली लगते ही यहां की बिजली फेल हो जाए। वहां चंद तारों का प्रभाव है। गोली लगते ही वो अलग अलग हो गई और लाइट गुल हो गई हैं। क्षण भर की खामोशी के बाद अर्जुन भारद्वाज की आवाज पुनः गूंजी। तो वोहरा कहाँ हो सकता है? मेरे ख्याल में यहां नहीं है अब। वो निकल चुका है। गीता का स्वर आया। जाहिर है ऐसे वक्त के लिए उसने निकलने के लिए 1-2 गुप्त रास्ते भी तैयार कर रखे होंगे। ऐसा ही कुछ अनुमान अर्जुन का भी था। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। गीता की आवाज में हिचकिचाहट थी। ओके, तुम बाहर निकलो और मेरी आवाज की तरफ बढ़ो। सावधान रहना। गीता ने साहस का परिचय दिया और 2 मिनट में ही वो अर्जुन के पास थी। यहां टॉर्च है? टॉर्च के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। यहां मेन स्विच किस तरफ है? मुझे वहां ले चलो। गीता अर्जुन को मेन स्विच की तरफ ले गई। अर्जुन ने माचिस की रोशनी में मेन स्विच खोलकर उसे ऑफ किया। उन तारों का पॉइंट कहाँ है जहां पर वोहरा ने फायर किया? गीता अर्जुन को दीवार के एक खुले हिस्से की तरफ ले गई। अर्जुन ने माचिस की तीली जलाकर उस जगह को चेक किया। गीता वास्तव में ठीक कह रही थी। वहां गोली लगी हुई थी। छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी की धज्जियां उड़ी हुई थी और बीच में मौजूद तारों का भी यही हाल था। अर्जुन ने किसी प्रकार तारों को आपस में जोड़ा और जाकर मेन स्विच ऑन करते ही सारी जगह पहले की तरह रोशन हो गई। अर्जुन भारद्वाज की निगाह चारों तरफ घूमी। अमरनाथ वोहरा का नामो निशान भी नहीं था वहां। अर्जुन और गीता की निगाहें टकराई। गीता बेहद घबराई हुई थी। वोहरा कहां से गया होगा? मालूम नहीं। उसके बाद उस जगह को अर्जुन ने छान मारा तो अर्जुन की निगाह में वो गुप्त रास्ता आया जहां से वोहरा भाग निकला था। उसी हॉल के एक कोने में बंद दरवाजा, जिसे खोलने पर गैलरी निगाह में आई। वो गैलरी जैसे अंडरग्राउंड सुरंग थी जो कि बंगले के पिछवाड़े की 4 दीवारी के ठीक बाहरी तरफ निकली हुई थी और उसे इस प्रकार ढांप रखा था कि देखने में वो जमीन जैसी लगे, परंतु इस समय वो रास्ता खुला हुआ था। 3 फुट चौड़ा ढक्कन खुला हुआ था।
अर्जुन वापस पहुंचा। गीता सहमी सी वहां खड़ी थी। आओ, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा यहाँ। कहने के साथ ही अर्जुन ने नीचे पड़ी वो दोनों फाइलें उठाई जो कि अमरनाथ वोहरा के रेड लाइन के रूप में असली रूप उजागर कर सकती थी। गीता ने ऐसा ही कहा। वो दोनों फाइलें डायरी के साइज की थी। अर्जुन ने उन्हें अपने कपड़ों में छिपाया। उसके बाद अर्जुन गीता के साथ उसी रास्ते से बाहर निकल गया जिस रास्ते का इस्तेमाल वोहरा ने फरारी के लिए किया था। कुछ ही देर में अर्जुन और गीता वहां से बाहर थे। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। अमरनाथ वोहरा का बचकर निकल जाने को वो पचा नहीं पा रहा था, परंतु ये सब हो जाने पर भी वो निश्चिंत था कि वोहरा उससे दूर नहीं जा सकता। बहुत जल्द वोहरा को उसके सामने आना ही पड़ेगा। इन विचारों के साथ ही अर्जुन के होंठों पर दरिंदगी से भरी कहर युक्त मुस्कान फैलती चली गई। अगला दृश्य। गीता को साथ लिए अर्जुन वापस होटल पहुंचा। छोड़ चुके कमरे को पुनः बुक करा लिया। उसका सारा सामान तो वोहरा के बंगले के गेस्ट हाउस में पड़ा था, परंतु उसने सामान की परवाह नहीं की। वोहरा के बंगले तक जाना खतरनाक हो सकता था। अर्जुन ने अपने लिए चाय और गीता के लिए कुछ खाने का सामान मंगवा लिया। गीता डरी सी बैठी थी। रह रहकर आंखों से आतंक झलक उठता था। वोहरा या रेड लाइन का खौफ उसके मस्तिष्क पर सवार था जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। चाय का घूंट लेते हुए अर्जुन ने कपड़ों में छिपा रखी दोनों फाइलें निकाली और उन्हें खोलकर पन्ने पलटते हुए चेक करने लगा। अर्जुन गंभीर तो था ही, परंतु फाइलों पर निगाह दौड़ाते हुए वो और भी गंभीर होता चला गया। उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। ये मात्र फाइलें न होकर अमरनाथ वोहरा का कच्चा चिट्ठा था जो कि रेड लाइन के रूप में उसका घिनौना चेहरा समाज के सामने बेनकाब कर सकता था। जब तक वो फाइलों को चेक करता रहा तब तक गीता कुछ नहीं बोली। जब उसने फाइलें बंद करके अपने कपड़ों में छिपाई तो गीता कह उठी, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो, पर दोनों फाइलें वोहरा को फांसी के फंदे तक पहुंचा देंगी। अर्जुन ने सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराकर गीता को देखा। पुलिस इन फाइलों का कोई खास इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। मैं समझी नहीं। जब वोहरा को मालूम होगा कि ये फाइलें पुलिस के पास पहुंच गई हैं तो फिर उसका कानून के पंजे में आना तो दूर, शायद फिर कभी उसे देख भी नहीं पाएगा। वो समझ जाएगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में वोहरा इस शहर से ऐसा दूर होगा कि हजारों मील दूर जाकर किसी शहर में निकलेगा और किसी शरीफ बुजुर्ग की भांति जिंदगी बिताते हुए कानून से बच जाएगा। गीता असमंजसता भरी निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखती रही। और जब तक ये फाइलें पुलिस तक नहीं पहुंचती तब तक वोहरा को इस बात की पूरी आशा रहेगी कि उसके चेहरे पर पड़ा नकाब शायद हटने से बच जाए। ऐसे में वो मेरे गिर्द मंडराता रहेगा कि शायद ये फाइलें किसी प्रकार उसे पुनः हासिल हो जाएं, और मेरे लिए इतना ही काफी होगा उसका खेल खत्म करने या उसे पकड़ने के लिए। कहते हुए अर्जुन भारद्वाज का चेहरा धधक सा उठा, जबड़ों में कसाव आ गया था। गीता ने भी समझने वाले भाव में सिर हिलाया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब करने से तुम्हारे लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। वोहरा, तुम्हें मेरा काम ही खतरों से खेलना है। अर्जुन का स्वर सख्त हो उठा। ठीक है, ये तुम्हारी बातें हैं, जो मन में आई करो। एकाएक गीता का स्वर बेचैन हो उठा। मैं अपने छोटे भाई और मां को पाना चाहती हूं जिन्हें वोहरा ने कैद कर रखा है। अब तो हालात भी ऐसे पैदा हो चुके हैं कि वोहरा क्रोध में मेरे मां और भाई की जान ले सकता है। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। तुम्हारे मां और भाई को कहां छिपाया हो सकता है? अर्जुन ने पूछा। गीता ने 2-3 जगहों के बारे में बताकर कहा, इनमें से किसी एक जगह पर वो लोग हो सकते हैं, परंतु यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं। रेड लाइन के खतरनाक आदमी पहरेदार के रूप में वहां तैनात होंगे। तुम इस बात की फिक्र मत करो, उन्हें छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता तो। तभी फोन की घंटी बज उठी। अर्जुन ने होंठ सिकोड़कर फोन को देखा। कुछ देर पहले ही कमरा बुक कराया था। किसी का फोन आने का मतलब ही नहीं था। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, अगर तुमने मेरी सहायता ली होती तो रेड लाइन तुम्हारे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता था। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी सांस ली।
आवाज तीरथ राम की थी। अगर तुम खुद को इतना ही हिम्मत वाला समझते हो तो तब उसे पकड़ लेते जब वो बचकर भाग रहा था। तब वहां मेरे सिर्फ 2 आदमी थे और रेड लायन को संभालना उनके बस का काम नहीं था। क्षण भर की खामोशी के पश्चात अर्जुन ने कहा, तुम मुझ पर निगाह रख रहे हो? हाँ, तभी तो मुझे मालूम हुआ कि इस वक्त तुम यहाँ हो। मेरे निगाह रखने से तुम्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेरे आदमी तुम्हारे किसी काम में अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन मुझ पर निगाह लेकिन मुझ पर निगाह रखने की तुक क्या है? तुम नहीं समझोगे, फिर भी बता देता हूँ। वोरा तुम्हारे हाथों मार खाकर निकल भागा है, इसलिए वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं और अब उसे मैं निशाना बनाऊंगा। तीरथ राम की आवाज में वहशी भाव आ गए थे। तुम्हें खत्म करने के लिए जब वो तुम्हारे करीब पहुंचने की चेष्टा करेगा तो मेरे ख्याल में तो तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने उसकी बात काटी। क्या मतलब? अर्जुन ने वोहरा के साथ हुई सारी बातचीत बताकर कहा, वोहरा का निशाना अब तुम भी हो। तुम्हारी जान लेने के लिए कभी भी तुम्हारे सामने आखड़ा हो सकता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तुम्हें दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही तुमसे मिल लेगा। तीरथ राम की वहशी हंसी अर्जुन के कानों से टकराई। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। छोड़ो इन बातों को, मेरा एक काम कर सकते हो तो कर दो। क्या? मैं तुम्हें रेड लाइन के 3-4 ठिकाने बताता हूँ। उन तीनों में से कहीं पर एक एक कम उम्र का लड़का और एक बूढ़ी औरत कैद है। उन्हें छुड़ाकर मेरे हवाले कर सकते हो तो कर दो। कौन है ये लोग? किसी के माँ और भाई को रेड लाइन ने कैद कर रखा है। ठीक है, शाम तक तुम्हें ये दोनों मिल जाएंगे। कहाँ? यहीं, तुम्हारे पास होटल में पहुंच जाएंगे। कहने के साथ ही तीरथ राम ने लाइन काट दी। अर्जुन भारद्वाज ने रिसीवर रखकर गीता से कहा, शाम तक शायद तुम्हारी माँ और भाई तुम्हें मिल जाएं। सुनकर गीता का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगला दृश्य। अमरनाथ वोरा को महसूस हो चुका था कि जैसे वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, रेड लाइन के रूप में भी तबाह हो चुका है, और तो और उसे बचने के भी चांस नजर नहीं आ रहे थे। कानून की पैनी उंगलियां उसे अपनी गर्दन को छूती महसूस हो रही थी। वहां से भागने के चक्कर में वोरा एक बहुत बड़ी भूल कर आया था। अगर उससे वो भूल ना हुई होती तो शायद वो अब तक काफी हद तक सुरक्षित होता। वो भूल थी अपने हाथ से लिखी दोनों फाइलें वहीं छोड़ आया था। वो फाइलें अगर कानून के हाथ लग गई तो अमरनाथ वोरा पूरी तरह तबाह था, और अब वोरा को पूरा विश्वास था कि वो दोनों फाइलें अर्जुन भारद्वाज के कब्जे में होंगी। वोरा मन ही मन उस वक्त को कोस रहा था कि जब उसने अपने लड़के की तलाश के लिए दिल्ली से अर्जुन को बुलाया था। तब उसे क्या मालूम था कि अर्जुन उसकी तबाही का कारण बनेगा। अब वोहरा के लिए सबसे कीमती और सबसे खतरनाक वो फाइलें थी। वोहरा को पूरा यकीन था कि उन दोनों फाइलों को लेकर अर्जुन पुलिस के बड़े अफसरों तक पहुंच गया होगा, यानी कि उसका खेल खत्म। समझदारी इसी में थी कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए, तभी वो कानून के हाथों से बचा रह सकता है। वहां से भागकर वोहरा अपनी पुरानी पहचान वाली एक ऐसी औरत के घर पहुंचा जो कभी उसकी अय्याशियों का शिकार हुई थी और बाद में उससे पल्ला झाड़ने की खातिर उसे छोटा सा मकान और 5 लाख रुपया देकर उससे छुटकारा पा लिया था। ये बात 10 साल पहले की थी, और इन 10 सालों में उससे 2-4 ही मुलाकातें हुई थी। उसका नाम प्रेमा था, और अब वो 40 की उम्र के करीब थी। अमरनाथ को आया देख प्रेमा को बेहद हैरानी हुई। वोरा साहब, आप? वोरा ने कुछ नहीं कहा और बगल से निकलकर भीतर प्रवेश कर गया। प्रेमा दरवाजा बंद करके पलटी। चेहरे पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। वो खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। 10 साल पहले बेइंतहा खूबसूरत रही होगी, ये स्पष्ट नजर आ रहा था। 10 सालों में आप पहली बार मेरे यहाँ आए हैं। मेरी हैरानी वास्तव में कम नहीं हो रही। वोरा ने प्रेमा को देखा। वो प्रेमा को असली हालातों से वाकिफ नहीं कराना चाहता था।
जो बात दबानी हो उसके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है। जबकि वोहरा 2-4 दिन इसी शहर में रहकर अपने बारे में हालातों का रुख देखना चाहता था। वोहरा प्रेमा को देखकर मुस्कुराया। बहुत हैरानी हो रही है प्रेमा? जी हाँ, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। इंसान को कभी तो अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैं समझी नहीं। प्रेमा के चेहरे पर असमंजसता के भाव उभरे। अमरनाथ वोहरा ने जानबूझकर लंबी सांस ली। प्रेमा, मुझे अक्सर इस बात का एहसास होता रहता था कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, और सोचता था जिंदगी ने कभी फुर्सत दी तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहने दूंगा, पूरी तरह अपनी बना लूंगा शादी करके। और आज कुछ ऐसा ही सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। प्रेमा ने अजीब सी निगाहों से वोहरा को देखा। मुझसे शादी करने? विचार तो कुछ ऐसा ही है। प्रेमा के चेहरे पर अविश्वास की मोटी चादर बिछती चली गई। जो भी हो, कभी वो वोहरा का खिलौना बनकर रही थी और वोहरा की नस नस पहचानती थी, इसलिए बस समझ गई कि वोहरा उससे शादी करने की कहकर सफेद झूठ बोल रहा है, और ऐसा सफेद झूठ तभी बोला जाता है जब अपना कोई फंसा काम निकालना हो। प्रेमा ने गहरी निगाहों से अमरनाथ वोहरा को देखा। खैर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिसका कोई धरातल ना हो। क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म? वोहरा ने गहरी निगाहों से प्रेमा को देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। प्रेमा ने वोहरा की आंखों में झांका। कोई और हो तो आपके इन शब्दों पर धोखा खा जाए, लेकिन प्रेमा आपकी लच्छेदार बातों का मतलब बखूबी समझती है। वोहरा गहरी सांस लेकर कुर्सी पर जा बैठा। वो समझ गया कि प्रेमा जैसी तेज तर्रार औरत उसकी बातों के झांसे में आने वाली नहीं है। मेरी बात का भरोसा न करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो प्रेमा। जो नुकसान आप मेरा कभी कर चुके हैं, अब कम से कम उससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, प्रेमा ने दो टूक लहजे में कहा। ऐसी बातें आप सामने वाले से तभी करते हैं जब आपका काम फंस गया हो और उसे निकालना हो। अमरनाथ वोहरा शांत निगाहों से प्रेमा को देखता रहा। तो तुम समझती हो कि मैं अपना फंसा काम निकालने यहाँ आया हूं? मैं समझती नहीं हूं, ऐसा ही है, प्रेमा मुस्कुराई। वोहरा के होंठों पर भी बरबसी मुस्कान उभरी। मानना पड़ेगा, एक नंबर की हो। सब आपकी मेहरबानी है। हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? 2-4 दिन मैंने यहाँ रहना है। तो रह लीजिए, इसके लिए शादी करने जैसा बहाना लगाने की क्या जरूरत है? किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ हूं। नहीं होगा। प्रेमा इस बात पर मन ही मन चौंकी। मुझसे संबंध रखने वाली बाहर की खबरें और न्यूज़पेपर लाना तुम्हारा काम है? प्रेमा ने सिर हिला दिया। इन सब कामों के बदले तुम कोई कीमत मुकर्रर कर सकती हो। कीमत? कीमत लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ होने की बात किसी के सामने तुम्हारे मुंह से निकले। तो वोहरा साहब, प्रेमा होंठ से खोड़कर बोली, आपके लिए 5-10 लाख मामूली रकम है। जो मन में आए दे दीजिए। मेरे लिए 5 भी ठीक रहेगा, और 10 भी। अच्छी बात है, मिल जाएगा। वोहरा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। प्रेमा उठी और खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसके मस्तिष्क में ढेरों प्रश्न नाच रहे थे, और सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि वोहरा कौन सा लफड़ा करके छिपा फिर रहा है। अगला दृश्य। अमरनाथ वोहरा को प्रेमा के यहाँ रहते आज तीसरा दिन था। उसके सामने अखबारों का ढेर लगा हुआ था। सब अखबारों के एक एक शब्द को उसने पढ़ डाला। हर खबर को उसने देखा, परंतु उससे वास्ता रखती कोई भी खबर किसी भी अखबार में नहीं थी। वोहरा को काफी देर तक तो विश्वास नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा।
अर्जुन के पास फाइलों के रूप में उसका कच्चा चिट्ठा था, परंतु वो फाइलें अभी तक उसने पुलिस को नहीं सौंपी थी। पुलिस को दी होती तो अखबारों ने हंगामा मचा देना था। हर तरफ अमरनाथ वोहरा और रेड लाइन ही हो रहा होता। परंतु इस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद प्रेमा की लाई जानकारी थी कि हर तरफ सब कुछ सामान्य है, कहीं भी उसका जिक्र नहीं है और ना ही कोई उसकी तलाश में है। इन सब बातों ने वोहरा को हद से ज्यादा राहत पहुंचाई। वोहरा को लगा कि अभी भी मामला उसकी हद में है और संभल सकता है, क्योंकि वो दोनों फाइलें अर्जुन भारद्वाज के पास थी और उन्हें पुलिस में न देने का एक ही मतलब था कि अर्जुन उन फाइलों से फायदा उठाना चाहता है। उससे फाइलों की एवज में दौलत हासिल करना चाहता है और उन फाइलों को हासिल करने के लिए वोहरा अपनी सारी दौलत अर्जुन को दे सकता है। 3 दिन से फक पड़े वोहरा के चेहरे की रंगत वापस लौटने लगी। वोहरा को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि देर सवेर में वो अर्जुन से सौदा पटा लेगा। इस विचार के साथ ही वो फाइलों के प्रति तनाव मुक्त हो गया। अब अर्जुन से उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। ये जुदा बात थी कि सौदा हो जाने पर, फाइलें हाथ में आ जाने के बाद अर्जुन और गीता को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि वह दोनों रेडलाइन के रूप में उसकी असलियत जानते थे। बहरहाल ये बात का मामला था। अब अमरनाथ का मस्तिष्क तीरथ राम की तरफ गया। उसका भाई तीरथ राम, जो कि उसकी मौत का ख्वाहिशमंद था, जो ये जानता था कि वही आतंक का देवता रेडलाइन है और उसे खत्म करके खुद वो रेडलाइन बन जाना चाहता था। दोनों बातें खतरनाक थी। तीरथ राम का ये जानना कि वो रेडलाइन है और उसे खत्म करके खुद रेडलाइन बनने का सपना देखना वोहरा के लिए कभी भी बेहद खतरनाक हो सकता था। इन सब विचारों के साथ ही वोहरा के भीतर का दरिंदा जाग उठा। जो भी हो, वोहरा की निगाहों में तीरथ राम को खत्म करना फौरन जरूरी हो गया था। अमरनाथ वोहरा ने प्रेमा को देखा। अब मैं जा रहा हूं। कहाँ? वहीं जहां से आया था, अपने बंगले पर, पुरानी जगह। और मेरा माल? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, 2-4 दिन में आते जाते दे जाऊंगा। यह भी तो हो सकता है कि यहां से निकलने के बाद आप सब कुछ भूल जाएं। वोहरा नहीं भूलता जो वो भूलना चाहता है, नहीं तो मुझे हर बात याद रहती है। वोहरा वही भूलता है जो वो भूलना चाहता है, नहीं तो मुझे हर बात याद रहती है। मैं इंतजार करूंगी। वोहरा मुस्कुराया और बाहर निकलता चला गया।